कमोडोर जमशेद साहब भी आ जाए, अगला नाम भी ले दें। स्क्वाड्रन लीडर बदर नदीम वो भी तशरीफ ले आए। स्क्वाड्रन लीडर नजीर जी ये हमारे नासिर वॉरियर्स के बहुत अच्छे से हो गए। कैप्टन मुस्तफा रेंजर्स, आप सब लोग प्लीज आप क्यू कर लें। आजकल ये सेक्रेटरी हैं जी FCCI के, आए जी। स्क्वाड्रन लीडर जमशेद, आप प्लीज तशरीफ। एक तरह तस्वीर ले लेना जी, तो ताजिर बरादरी भी तस्वीर ले ले अलग से। अपनी ताजिर है, अपने खून की तिजारत करते हैं। आपकी मोहब्बत है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मेहरबानी, आप प्लीज तशरीफ रखिए। स्क्वाड्रन आए जी जमशेद साहब, आपकी हो गई जी। हाँ ये कॉल चल रही। मुस्तफा, कैप्टन मुस्तफा रेंजर्स कमांडर, ये हमारे फैल्कन है जी जमशेद, और हमारे लालपुर वॉरियर्स के सरगर्म ग्रुप और पाक फौज के तंजीम जरी मुजाहिद। स्क्वाड्रन लीडर बदर, आपके आने का बेटा बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। आपकी वजह से आज रौनक हैं, हम आपकी वजह से जिंदा बैठे हैं, बहुत शुक्रिया। कैप्टन मुस्तफा रेंजर्स, एक बहुत बड़ा इनके लिए तालियां बनती हैं। लाहौर से आपके लिए बैंड और कार्ड लेके आए। इनको एक दफ़ा मेरे साथ खड़े होकर हमेशा देते, एक दफ़ा खड़े होकर इनको सलाम करते हैं हम सारे। ये रेंजर्स 24 घंटे आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डरों के ऊपर मौजूद होते हैं। अपना सारा वक्त छोड़ के ये कार्ड, ये बैंड, ये यहाँ लेके आए। बदर, आपको मेरी तरफ से सलाम, और वज़ीर आज़म साहब से एक ढेर सारी मोहब्बत आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सर्टिफिकेट दीजिए जी, और बल्कि इनको 3-4 सर्टिफिकेट दीजिए, टीम के लिए भी सर्टिफिकेट दे दें, सारे सर्टिफिकेट अभी दें। बहुत शुक्रिया मुस्तफा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। तशरीफ रखिए, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हाफिज हुसैन समरान अजहर मेरी टीम के सारे मेंबर्स ऊपर आगे आ जाओ। सबसे आगे मेजर जावेद खुद आ जाए। हसनैन चोपता जी, ये हमारा मीडिया कोऑर्डिनेशन पे है और हमारा सरगर्म तरीन जो करना है जी। आदिया जी आ जाओ आगे। हमाद कौन है? समरान हमाद खालिद, दे जी सर्टिफिकेट। मोहम्मद उधर लाइन में चला गया। मोहम्मद, ये मेरा बेटा है जी मोहम्मद, आप भी सर्टिफिकेट लेके। लालपुर वॉरियर्स के सबसे बड़े वॉरियर तो आप हो। मोहम्मद जो है जी, इसने वादा किया है कि मैंने फौजी बनना है और कुछ नहीं बनना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको इसके मकसद पे काबिल कराएंगे। हाथ मिलाएं एंगल से। मोहम्मद बिन तासीर, समरान, ये लेके मिला। अब मेरी दरख्वास्त है, अपने तमाम मेहमान जो आज़ाद कश्मीर से तशरीफ लाए हैं, वो अपने अपने पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट। हाँ, मेजर जावेद साहब का सर्टिफिकेट लाइन जी किधर है? मेजर जावेद इकबाल खोकर, डिप्टी चेयरमैन लालपुर वॉरियर्स, मेरा दाया बाजू, मेरा जान जिगर, बहुत ज़बरदस्त इंसान।
इस इवेंट के पीछे इसकी बहुत जान है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। कश्मीर से आई हुई पूरी काबीना के लिए सर्टिफिकेट्स। सरदार साहब अपनी काबीना को अब आप सर्टिफिकेट देते जाइए, आप लेते जाए और प्लीज़ मेरा ख्याल आप इस तरफ से आते जाए, इधर आ जाओ। लो जी, यहाँ से आप सबको एक एक सर्टिफिकेट पकड़ा दें। पीर बंद और नीलम से हमारे मेंबर है जो नीलम फ्रंट के ऊपर हमारा LOC का एरिया पीर मदर सिंह साहब, बिग हैंड। स्पीकर है कानून असेंबली के चौधरी रियाज गुजर साहब, ये राज्य लाहौर में की सीटों में से हमारे डिप्टी स्पीकर हैं चौधरी रियाज अहमद गुजर साहब, हमारे चौधरी अकबर इब्राहिम साहब वजीर बहालियात और डिजास्टर मैनेजमेंट के हमारे वजीर हैं, हमारे मैडम तकदीस गिलानी साहिबा मेंबर असेंबली भी हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बहबूद आबादी सोशल वेलफेयर के। मलक जफर अहमद साहब हमारे वजीर तालीम हायर एजुकेशन, मलक जफर अहमद साहब हमारे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वजीर तालीम हायर एजुकेशन। हमारे राजा सबीर साहब मामले खुसूसी हैं PM साहब। इस वक्त स्टेज के ऊपर एक दो परियां आई हुई। मेरी दरख्वास्त है कि सब लोग गौर से देखें। ये दो परियां मेरे पास है, कोई बच्चा इनको ऊपर उठा के दे, ऊपर उठा के दे। मैं 1 मिनट से मेरी दो बच्चियों का मैं अनाउंस कर दूँ। ये मेरे मेजर शाहिद बशीर शहीद की बेटी है माशाल्लाह। इनके लिए सब लोग खड़े होकर बहुत भरपूर तालियां। ये छोटी छोटी सी प्यारी सी परियां अब राजा सबीर साहब उमूर नौजवान के राजा सबीर साहब उमूर नौजवान के उनके जिम्मेदार हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आते हैं। ये बच्चों के साथ सरदार साहब की एक तस्वीर अच्छी सी बनाई जी हुकूमत के दर। बहुत शुक्रिया जी। अब ये सर्टिफिकेट नहीं हो गया जी। और बहुत मेहरबानी जी, सर्टिफिकेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन अब खत्म। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप ही आएंगे एक सर्टिफिकेट और। राना मोहम्मद खान साहब जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, स्पीच के बाद अब मैं दरख्वास्त करूंगा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार तकरीर वाला आलिही व असहाबी अजमाइन। मैं अपने तमाम यहाँ बैठे हुए बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बहनों से
माओ से ये गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ एक दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की इस तकरीब के हवाले से हमारे भाई मैनेजर रिटायर्ड तासीर अकरम साहब, चेयरमैन लायलपुर वॉरियर पाकिस्तान, वालदा मोहतरमा मैनेजर शाहिद बशीर शहीद, वालिद ग्रामी मैनेजर निसार अलमास शहीद, वालिद ग्रामी कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील शहीद, एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद महमूद मलिक साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड फरद तज खान साहब, बेस कमांडर PAF कैप्टन मुश्तबा साहब, ऑफिसरान आर्म फोर्सेस, ख़वातीन हज़रात, मैनेजर जावेद इकबाल खोकर साहब, डिप्टी चेयरमैन लायलपुर वॉरियर पाकिस्तान, फैसलाबाद की इंतज़ामिया, यहाँ पे मौजूद हमारे बुजुर्गों, भाई बहनें और दोस्तों और मीडिया और साथियों के मौजूद यहाँ पे जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस तकरीब के हवाले से हमें जब तासीर भाई ने दावत दी अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, जब भी कोई तकरीब होती है तो उसमें हम बड़ी खुशी से हिस्सा लेते हैं। लेकिन आज की इस तकरीब के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगरचे हमने इस तकरीब में आने के लिए कल आफ्टरनून को इनको हमने कन्फर्म किया था, तो इस शार्ट टाइम के अंदर मेरे समेत आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज गुजर साहब, हमारे वज़ीर तालीम हायर एजुकेशन मलिक ज़फ़र इकबाल साहब और हमारे वज़ीर SDMA और बालियात चौधरी अकबर इब्राहिम साहब, हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट और पार्लिमानी सेक्रेटरी प्रोफेसर तकदीस गिलानी साहिबा, हमारे मेंबर कानून साज असम्बली जिनको आपने थोड़ी देर पहले सुना, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की इंतहाई खूबसूरत ये वैली तो नहीं कहा जा सकता, ये 27% ऑफ आज़ाद कश्मीर के टोटल रकबे का इलाका है। वादी नीलम उससे ये तल्लक रखते हैं। और फिर हमारे नौजवानों और स्पोर्ट्स के स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर राजा सबीर खान साहब, ये लोग मेंबरान डिप्टी स्पीकर का, वज़रा का, मेंबरान असम्बली का, आप ये देखिए कि कल हमने आफ्टरनून को अपना प्रोग्राम ख़त्म किया, चूँकि परसों ही हमारा बजट का सेशन क्लोज हुआ है। तो शोधा के हवाले से, अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जब भी कोई इवेंट हो, तकरीब हो, चूँकि हम ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की दफाई फसील है, अफवाज पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले लोग चूँकि मैप से, अपने जोग्राफिया से, वो दुनिया के जोग्राफिया से वाकिफ़ रखते हैं। तो आपको पता है कि ये आज़ाद कश्मीर की पट्टी कहाँ से शुरू होती है, सियाचिन ग्लेशियर से, और फिर नीचे जब आप छम, सियालकोट और बरनाला और गुजरात और खारिया की तरफ आते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी मौका पे मेरी दो आरा नहीं हुआ करती। मेरा अगर परसों का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से आप खिताब देखें, ना सिर्फ उसमें मेरी हर तकरीब में ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ऐसे दुनिया में नहीं आ गया था, पाकिस्तान मस्जिद इलाही है। इस मुल्क के बनने में हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माओं और बहनों ने वो कुर्बानियाँ दी, और ये वाहिद मुल्क है जो इस नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि बाबा इमाम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने भी कांग्रेस ज्वाइन की, शायर मशरक
अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन हिंदुओं का मुतसद्दिबन रवैया, बाइस रवैया, उन्होंने ये देखा कि चूँकि अंग्रेज़ ने जब मुसलमानों से इक़्तिदार छीना तो हिंदुओं ने कई एतबार से बेनिफिट लेने की कोशिश की, कई साजिशें रचाई गई, कई ऐसे बड़े बड़े कारनामे बनाए गए कि मुसलमानों के साथ नफरत हो, जबकि वो ये भूल गए थे कि जब मुसलमान इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए तो तमाम शोबा जात को, हर शोबा ज़िंदगी के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। आपने देखा कि मुसलमानों की हुकूमतों के दौर में सिखों को भी जर्नल तक की तरक्कियाँ दी गई, हिंदुओं को भी तरक्कियाँ की दी गई। कई सिख और हिंदू रियासतें अपना प्रिंसली स्टेटस बरकरार रखे हुए थी, उनकी रियासतों को नहीं छेड़ा गया। लेकिन बदकिस्मती से जब अंग्रेज़ जाने लगा इस रीजन से, तो अंग्रेज़ के जाने में सिर्फ हिंदू का रोल नहीं था, सिख का रोल नहीं था, मुसलमानों ने इस तहरीक को उन्होंने लीड किया था और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों के हक़ में थी, इसलिए कि मुसलमान ये समझते थे कि इस बर सगीर का इक़्तिदार हमसे छीना गया है और इस अंग्रेज़ को कोई हक़ नहीं है कि वह हमारे इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके रखे। और चूँकि यह बर सगीर अंग्रेज़ों के लिए सोने की चिड़िया था, उसको लूटने के लिए रेलवे के निज़ाम बनाए गए। सादगी में हमें यह कहा गया कि ये रेलवे आपके लिए बचाई जा रही है। ऐसे ही बेशुमार चीज़ें आपको मिलेंगी कि जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन आपको मिलते हैं, अफवाज पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले लोग, चूँकि तारीख से बाखूबी वाकिफ़ होते हैं, वो अंग्रेज़ जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स चैम्पियन कहता है, आप ये देखिए कि इस बर्र सगीर के अंदर उसकी अफवाज, जैसे आप किसी पत्थर को, किसी ऐसी बेजान चीज़ को निशाना लगाते हैं, उन्होंने मुसलमानों के निशाने लगाए। और जो लोग, जब तहरीक चली, जब जंग हुई 1857 की जंग के हवाले से, मैं फैसलाबाद के रहने वालों से ये कहूँगा कि हमारे मुल्क के एक मायानाज वकील, कानूनदान असम ज़फ़र साहब की किताब है, उसका दिबाचा ज़रूर पढ़िए। उसके दिबाचा में उसके पेश लफ्ज़ को असम ज़फ़र साहब ने बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह के साथ एट्रीब्यूट किया है। और उन्होंने ये कहा कि जब बहादुर शाह ज़फ़र का अंग्रेज़ ट्रायल करने लगा, आप ये देखिए कि उस वक्त बहादुर शाह ज़फ़र का ट्रायल हुआ, हालिया सालों में आपने इराक़ के अंदर सद्दाम हुसैन का भी ट्रायल होते देखा कि ये दुनिया के हाकम हैं, उनको ये इख्तियार है कि जो चाहें जिस मुल्क पे कब्ज़ा करें और फिर उसके हुक्मरान का कटहरे में ला के ट्रायल भी वो कर सकते हैं। तो बहादुर शाह ज़फ़र का जब ट्रायल किया गया तो उस ट्रायल के अंदर बहादुर शाह ज़फ़र को ये कहा गया कि अगर आप वकील करना चाहें तो ये चूँकि एक कानूनी नुक्ता निगाह है, एक कानूनी नैरेटिव है, जिसको असम ज़फ़र साहब ने बड़ा खूबसूरती के साथ बयान किया है कि बहादुर शाह ज़फ़र ने ना सिर्फ वकील जो अंग्रेज़ उनको दे रहा था हायर करने से इनकार कर दिया, उन्होंने ये कहा कि मैं अपना मुकदमा खुद प्लीड करूँगा। ये कौन सी जंग है, ये कौन सी साजिश का केस है? ये 1857 की जंग आज़ादी, जिसमें अंग्रेज़ ने ये केस इसलिए बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर बनाया। पहले बहादुर शाह ज़फ़र की बूढ़ी माँ जो 90 साल की थी, उसके ज़रिए बहादुर शाह ज़फ़र को तरले किए गए कि दुनिया के सामने शर्मिंदगी न हो, दुनिया के सामने अजीमत न हो, तो आप खुद रिज़ाइन कर दें। बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि मैं एक लेजिटिमेट रूलर हूँ, मैं एक लेजिटिमेट रूलर अगर तुम्हारे आगे सरेंडर करता हूँ तो इस सब कॉन्टिनेंट ने, सारी दुनिया की तारीख मुझे माफ़ नहीं करेगी। इसलिए बहादुर शाह ज़फ़र ने अपना मुकदमा खुद लड़ा, जिसके अंदर असम ज़फ़र साहब ये कहते हैं कानूनी नुक्तों से कि जो कानूनी पॉइंट बहादुर शाह ज़फ़र ने रेज़ किए अंग्रेज़ सरकार के जज के पास, अंग्रेज़ सरकार के प्रोसिक्यूटर के पास, उसका कोई जवाब नहीं था और उसको इंतहाई शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। वो फिर अगला कोई सब्जेक्ट छोड़ता था। वो कहते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र को अल्लाह ने बला की ज़ानत दी थी। प्रोपेगेंडे वाले करने वाले कहते हैं कि बादशाह सोया नहीं उठता था, वो जैतून के तेलों की मालिश कराता था पाँव पे। ये बहादुर शाह ज़फ़र का लिखा हुआ जो उनका वहाँ पे बयान किया, जिस तरह उन्होंने मुकदमा लड़ा
और अंग्रेज सरकार को ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1705 में इस बर सगीर में तजारत की गर्ज से आई थी। तुम आज जो पंजे गाड़े बैठे हो, आप ये देखिए कि बहादुर शाह जफर के बाद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग हों, तो सैयदना हज़रत उमर को मदीने में नज़र आता था और वो कई दफ़ा उनको नज़र आता था कि इस वक्त अबू उबैदा बिन जर्राह, ये रूहानी होती है, ये तसव्वुफ की बातें, हम इस कश्फ की तरफ इस वक्त नहीं जाते। मैं ये गुजारिश करूँ आपसे कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की 44 साल की उम्र में तकरीबन तबई मौत हुई। उनके जिस्म को जब गुस्लाया गया तो गुस्ल देने वालों ने यह सबको बताया कि खालिद के जिस्म के ऊपर एक बाल बराबर हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर तीर और तलवार का निशान न हो। ये वो खालिद बिन वलीद है जिनको रसालत माब अल्लाह की तलवार कहा करते थे कि उनके जिस्म के ऊपर जगह ही कोई नहीं कि जहाँ तीर और तलवार न लगे हों। वो शहादत की तमन्ना करते थे। ये जब हज़रत उमर ने सुना तो वो भी फूट फूट कर रोने लगे कि कैसा मुत्तकी था, कैसा अल्लाह का वली था। हम लोग हमारे असलाफ में सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा ग़ज़वा उहद के शहीदों में, फिर ग़ज़वा बदर में आपने नहीं देखा कि मुसलमानों ने क्या ताज़ा करके रख दिया। आज आप जाइए तारीख की तरफ पीछे कि ये जो क्रैश थे मक्के के या मक्के से लड़ने वाले मुनाफिकीन का जो टोला था, ये मदीने तक कैसे आते थे? 700 किलोमीटर का सफ़र, मदीने वाले तो बाहर नहीं जाते थे लड़ने के लिए। ये जो बात आपके साथ करनी मकसूद है कि जब 27 या 28 आप एयरफोर्स वालों का जो हमारा वो अभिनंदन वाला जहाज 27 फरवरी को गिरा था या 28 को, ये आज़ाद कश्मीर की इंतहाई खूबसूरत वादी है। चूँकि बहुत सारे दोस्तों को शायद ना पता हो, लेकिन मुसल्लह अफवाज के लोग, वो नेवी से हो, एयरफोर्स से, आर्मी से, इनको पता होती है ओरिएंटेशन मैप की। ये इंतहाई खूबसूरत वैली है, लेकिन ये शुमाल की तरफ नहीं है, ये साउथ की तरफ है। ये साउथ हमारा जो दरियाई तवी नीचे आता है, ये बिल्कुल पंजाब के साथ, ये जो जनरल राय शरीफ का इलाका है, हमारे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, ये गुजरात और साथ आगे आपका आज़ाद कश्मीर शुरू होता है और इससे आगे हमारा ज़िला भिम्बर है। ज़िला भिम्बर की ये इंतहाई खूबसूरत वैली, इसकी जो पहली एनिवर्सरी बनाई जा रही थी, बड़ी रेजिस्टेंस थी। हमारे वहाँ पे सब नेशनलिस्टों को मेरे ज़िला रावलाकोट के अंदर बड़ा पैसा दिया गया। लोगों ने कहा तकरीब न करें, कई लोग पीछे हट गए। मैंने कहा तकरीब क्यों न करें, और मैं आपको बताऊं कि 25 से 30 हज़ार का वहाँ पे हमने प्रोग्राम किया अपने डिवीजन हेडक्वार्टर के अंदर। और हमने इस हिंदू को कहा, इस हिंदू एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि हिंदुत्व ने निगाह इन्हें पतार के देखो कि तू जो बार बार जाली सर्जिकल स्ट्राइकें करता था, इस दफ़ा हमारा जो मानसरा के अंदर एक दरख्त को हिट किया गया तो हमारे मायानाज शाइनों ने ऐसा जवाब दिया कि दुनिया के सामने हमारी चाय की अगर मार्केटिंग की है तो वो अभिनंदन ने की है। उसको ऐसी चाय हमने पिलाई कि पूरी दुनिया में चाय चाय करता है। आप ये देखिए कि उसको जब वागा में हमने एक दुनिया के बावकार गैरतमंद जो मुसलमानों का हमेशा से वकार रहा है, पेशा रहा है, हमने उनके एक जंगी कैदी को उसके साथ वो सलूक नहीं किया। आपने देखा कि जब जहाज हमारे शाइनों ने गिराया तो वो जब अवाम के गैज़ो गज़ब को, चूँकि मीडिया के लोग वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे एक बाबा जी थे, वो क्लिप दुनिया सारी में मशहूर हुआ। बाबा जी कहते कि असीस ने बम कुटना सी तो फौजी आ गए। तो हमारे फौजियों ने आपने देखा है कि वो कैप्टन अपनी वायरलेस भी है, बंदूक भी है, डायरी भी है, उस अभिनंदन को अवाम के गैज़ो गज़ब से बचा रहा है।
और वो हिंदुस्तान ने 4-6 माह पहले कहा कि जी हमने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया था। दुनिया के सामने ये झूठे माने जा चुके हैं, दुनिया के सामने ये बेवकार माने जा चुके हैं। हिंदू का काम है झूठ बोलना। F-16 वो जहाज से नहीं गिरा करते, उसका मैकेनिज्म है। अभी तुम हमारे थंडर का तो मुकाबला कर भाई, F-16 की बातें कर रहे। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, मैं हर अपनी बात में कहता हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने मुल्क के हवाले से नहीं, ये दुनिया के हर मजलूम तबके का तवज्जो का मरकज़ है। दुनिया हमारी तरफ देखती है और दुनिया में जब भी हमारी अफवाज को मौका मिला, हमने उसके अंदर ऐसा किरदार निभाया है कि दुनिया उसके ऊपर हमें ना सिर्फ अप्रिशिएट करती है, वो कहती है ये काबिल फ़ख्र रोल है। ये डिसिप्लिन जो फोर्सेस होती हैं, ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ हुआ करता है। हमने इस दफ़ा परसों अपने बजट में रावला कोट में हम इंशाल्लाह 50 कनाल हम जगह के ऊपर तीनों फोर्सेस का, नेवी का, एयरफोर्स का और आर्मी का एक म्यूज़ियम बनाएंगे। वहाँ पे जो लोग वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, तो हमने कहा एक कंबाइंड म्यूज़ियम हमारा वहाँ पे इंशाल्लाह रावला कोट के अंदर इनका बनेगा। चूँकि नेवी का तो इस एरिए में इतनी प्रेजेंस नहीं होती, लेकिन बहरहाल नेवी के पास भी एयर डिफेंस और एयर प्रोटेक्शन के हवाले से, ये आपने देखा कि दहशतगर्दी के हवाले से हमने हमारी जो फ़ौज अब ट्रेनिंग ले चुकी है, जो ताज़ा दम हो गई है। ये लोगों को ये जहन में रखना चाहिए कि जो इसमें से हमारी अफवाज गुजरी हैं, अब वो किसी भी चैलेंज से क्या, वो बड़े से बड़ी दुनिया के तख्ते व तख्ते मिला सकती हैं। लेकिन दुनिया को ये सोचना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को चैलेंज किया जा सकता है। जब वो जंग में उतरते हैं, मैं ये कहता हूँ कि न समुंदर हमारा रास्ता रोक पाए हैं, न पहाड़ हमारा रास्ता रोक पाए हैं। मुसलमानों ने जिस तरह रुख किया, वो आगे बढ़ते चले गए। हम इस रीजन के अंदर हिंदुस्तान को ये कहते हैं कि तुम अमन का रास्ता लो, मकबूजा कश्मीर में से निकल जाओ। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान ने 1949 में जब अक़वाम मुत्तहिदा में ये कहा कि हम कश्मीरियों को मौका देंगे कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, ये कश्मीर को बाबा काम रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे कह दिया था कि पाकिस्तान की शहर है। आपके तमाम जुग्राफियाई रास्ते कश्मीर के पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के कश्मीर के साथ। आपका तमाम पानी जो पाकिस्तान के अंदर आता है, सारे का सारा मकबूजा कश्मीर से आता है। अगर उसको ये डर नहीं है तो वो कश्मीरियों को ये मौका दे कि कश्मीरी बताएं कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। तो कश्मीरी क्या चाहते हैं? अब आप ये देखिए कि बिस्तरे मर के ऊपर ये दुनिया के मुदब्बरों में से है। ये 1970 की असम्बली में अपोजिशन लीडर थे हिंदुस्तान में, सैयद अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बिस्तरे मर के ऊपर क्या नारा दे के जा रहे हैं। ये बड़ी बुलंद पाया, दुनिया की बड़ी बड़ी उम्र राइट्स एक्टिविस्ट तंजीमें उसको खराज तहसीन पेश कर चुकी हैं। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, इसलिए वो इस्तिस्वाब की तरफ नहीं आ रहा। उसके बाद आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की 9 लाख दरिंदा फौज, वो फौज पे फख्र करता है। रशिया से बड़ी फौज है उसकी। फौजों की बुनियाद पे क्या लोगों से आज़ादी छीनी जा सकती है? वो दरिंदा फौज न औरत को पहचानती है, न बुजुर्ग को पहचानती है, न बच्चे को पहचानती है। हमारी माएँ बहनें ये सब दलाली परचम के साथ कैसे बाहर निकलती हैं? उस दरिंदा फौज को चैलेंज करती हैं। मैंने परसों असम्बली में भी ये बात की, आपके सामने भी ये रखूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा सब दलाली परचम, जिसकी मुमासलत हमारे गुंबद खजरा के साथ है, इस परचम की तरफ देखने वाले को ऐसी आँख हम निकालना चाहते हैं, ऐसा बाजू तोड़ना जानते हैं। हमारी ये सिर्फ तुम फौज की गिनती न करो, ये 24 करोड़ की 24 करोड़ फौज है। ये फौज के आगे चलना जानती है। हमारे मुल्क और काम की तरफ मैली आँख आई, हम उसको फिर ये जो जंगे बदर वाला है इसके साथ वो सलूक करेंगे। हम ये कहते हैं कि ये अगर अमन की राह की तरफ जाए, दुनिया की 7-8 अरब इस वक्त आबादी जो है, वो ऐसे चैलेंज से मैं समझता हूँ कि दो चार हो सकती है कि ये चिंगारी सारी दुनिया को अपनी आग में लपेट सकती है। हम मुसलमानों ने जब तलवार छोड़ के अमन का रास्ता लिया, लेकिन ये हमें मेरा ख्याल है मजबूर कर रहा है बार बार। कभी मस्जिदों के अंदर जूतों समेत घुसता है, कभी गाय के बहाने, कभी हमारे बच्ची के सर से
ये 27 करोड़ जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, आप ये बताइए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते, वो हुसैनी नहीं है, हुसैन को कोई चैलेंज कर सका है? मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों को ना उनकी गैरत याद दिला, अगर वो तुम्हें अमन का रास्ता दे चुके हैं। आजकल मैं उनका ख़ास मौजू उनके मीडिया के ऊपर, वो कहते जी ये तो बड़ा ख़तरनाक आदमी आ गया, ये शहादत की बात करता है। जो पीर साहब यहाँ बात कर गए थे, वो कौन सा कमबख्त मुसलमान होगा जो शहादत नहीं चाहेगा? मुझे उन्होंने कहा जी कि इसको LOC के ऊपर लाते हैं। मैं छोटी ईद को LOC जो हमारा 0 पॉइंट होता है, जहाँ पे जाके दोनों अफवाज के हदूद ख़त्म हो जाती है मुल्कों की, मैं दिन मैंने अपनी अफवाज के साथ गुजारा, अपने जवानों के साथ गुजारा। आप यकीन जानिए, वहाँ जो हमारे चकोठी सेक्टर में ब्रिगेडियर साहब थे, जो लोकल लोग उन्होंने दिखाए कि कई माओं के बहनों के बाजू नहीं है, टांगे नहीं है, ये दरिंदा फौज जब फायरिंग करती है। LOC के ऊपर बाद जगहों में हमारा और उनका फ़र्क सिर्फ 50 फुट का रह जाता है, लेकिन वो जो सारे के सारे देहाती लोग, ब्रिगेडियर साहब की आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे शबरात हो 14 अगस्त हो जी, हमें आके पूछते जी हमें आपके लिए खाने के लिए क्या लाए। इनके पास क्या होता है? 4 बकरियां हैं, किसी के पास गाय है। दिल कहते कि ये कहते हैं यहाँ पे रहने वाले, वो कहते हैं कि साहब तुसी खड़े हो तो पूरा मुल्क बचे हुए। यानी वहाँ पे एक आम आदमी को भी ये पता है कि हमारी अफवाज जब ड्यूटी देती है तो पूरी काम चैन की नींद होती है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो 14 साल तक LOC कंटिन्यू फायरिंग के रेंज में रही, एक कश्मीरी घर वहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ। वो सारे के सारे लोग अपनी अफवाज के साथ वहाँ पे खड़े हैं, और जब अपनी अफवाज के ऊपर अपने लोगों का ये अतमाद होता है तो फिर आप किसी भी चैलेंज से नबरदाजमा हो सकते हैं, किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ, मुमकिन है कि ये थोड़ा सा मौजू लंबा हो गया हो, लेकिन यहाँ से ये बात हर एक के जानी चाहिए कि अपनी कौम को अपनी अफवाज के ऊपर मुकम्मल न सिर्फ अतमाद है, बल्कि ये ईमान है कि अगर हमारे मुल्क कश्मीर जो है आज़ाद कश्मीर, उसके हवाले से लोग स्पेकुलेशनें करते हैं। मैं एक ही बात करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की बुनियादी इकाई है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और हमारा मुल्क उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक बकिया कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। हिंदुस्तान इस खौफ की वजह से, अभी हमें वजारत खारजा ने कुछ दिन पहले हमें एक ब्रीफिंग दी, जो मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया के ज़रिए, हमारे इंटेलेक्चुअल अकेडमिया और लिखने वालों के ज़रिए ये ज़रूर हमें दुनिया के सामने रखनी होगी कि 42 लाख लोगों को हिंदुस्तान जो नॉन कश्मीरी हैं उनको डोमिसाइल जारी कर चुका है। अगर 42 लाख लोगों को चूँकि कल इस्तीफा पे राय हो तो ताकि वो इसको अपने हक में इस्तेमाल कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें कि चाले वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा था, उसको क्या पता था कि पाकिस्तान की चाय इतनी हिट हो जाएगी। उसमें जो हमारे यहाँ पे लोग थे उन्होंने मुझे कहा कि ये भी कोई अभिनंदन का कोई बिछड़ा हुआ भाई लगता है, इसकी देखें मूछें उसके साथ मिलती हैं। तो आपके यहाँ भी टाउट और आपके यहाँ भी ऐसे, मैं ये समझता हूँ कि कम स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड लोग होते हैं कि टीपू सुल्तान किसने मरवाया था? मीर जाफर मीर सादिक कौन थे? तो आपको एज ए कौम बस चैलेंजेस कबूल करने होते हैं। मैं यहाँ पे चूँकि आप मुसल्लह अफवाज के लोग बैठे, मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँ। आप जब मेरे ऊपर आजकल वो तबसरा करते हैं तो आप हिंदुस्तानी रिटायर्ड जनरल जो आते हैं या एयर मार्शल आते हैं, आप उनका तबसरा देखिएगा, वो बहुत रिजर्व बात करते हैं। चूँकि जो सिविलियन होते हैं उनका कम इल्म होता है, उनको बात चीज़ों का पता नहीं होता, तो वो पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, कभी कभी छत पे चढ़ जाते हैं। वो फौजी बड़ा रिजर्व तबसरा करते हैं, उनको पता है कि ये जो तनवीर बात कर रहा है वहाँ से जिस जहाज की मैं बात कर रहा हूँ इस पर मुसलमान उतर आए तो फिर इसको नहीं रोका जा सकता। वो बड़ी लिमिटेड बात करते हैं। मैं एक आखिर में आपके साथ शेयर करूँ
ये अखंड भारत 20,000 कश्मीरी 20,000 अफगानियों की मार है। हमें कोई पूरी कौम को आगे जरूरत, सिर्फ 40,000। और ये अफगानिस्तान हमारे जिस्म का हिस्सा, हमने अफगानियों को कभी दूसरा नहीं समझा। ये अफगानिस्तान के लोग आपके लिए वही जज्बात रखते हैं जो आप उनके लिए रखते हैं। अफगानिस्तान ने बड़ी लंबी जदोजहद काटी है। ये जो सिविल वार, बाहर का एग्रेशन, हम अब दुआ को है कि अफगानिस्तान के हालात स्टेबल, और ये हिंदू दुनिया इसलिए इस रीजन के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि 20,000 अफगान मुजाहिदीन, 20,000 कश्मीरी मुजाहिदीन, ये मैं बुनियादी तौर पे इसलिए बात की कि तैमूर जब हमले करता था तो क्या ये चीज़ें चेंज हो गई? सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कहते थे कि जी दोबारा होगा, नूरुद्दीन जंगी। बात यह है कि मुसलमान को उस तरफ ले जा रहा है ये कि जब मैं ये कहता हूँ कि बर्रे आज़मों के बर्रे आज़म इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पुश्तों के पुश्ते और पुश्तों पे पुश्ते लग जाएंगे। हिंदू को समझ आ जानी चाहिए, मुतसब ना बने, हिंदुत्वानुगार से ना देखे, और उसकी एस्टेब्लिशमेंट को, चूँकि चाय वाले से ये जो मूजी है उससे तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ना वो दानिश्वर है, न यूनिवर्सिटी का मुंह देखा है, वो एक साजिशी किस्म का आदमी है। और वो साजिशों पे जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ करता है। मकबूजा कश्मीर में कभी G20 बुलाना चाहता है, कभी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस करना चाहता है। 20,000 करोड़ उसने मकबूजा कश्मीर में सरमायाकारी के नाम पे, हर एक कश्मीरी ने कहा कि हमारे जूते की नोक पे हमारा सिर्फ मंजिल और मकसद पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमारे लिए काबा है। आप ये देखें कि वो जम्मू में गया लेकिन वैली में नहीं उतर सका। जम्मू से होके सरमायाकारी का ऐलान कर रहा है, वैली में आ, वैली में मैदान सजा, वहाँ खड़ा हो, अपने परचम के साथ खड़ा हो। तेरे इस परचम की कोई तुम्हारे लिए क्या कश्मीरी को कदर करता है? तूने कश्मीरियों के साथ वो किया। मैं एक लास्ट बात, हमारी यहाँ माएँ भी बैठी हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर के अंदर रहने वाली माँ ने शोदा जन्ने में, गाजी और मुजाहिद जन्ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप यकीन रखिए, आप डेली उठा के मीडिया देखिए कि बुरहान वानी शहीद जब हुआ तो आज वहाँ पे हर घर अपने घर में पैदा होने वाले बच्चे का नाम बुरहान रख रहे हैं, सईद अली शाह गिलानी के नाम पर रख रहे हैं, यासीन मलिक के नाम पर रख रहे हैं, मीर वाइस के नाम पर रख रहे हैं। मीर वाइस के वालिद को जब ये 14 साल का था और वो 40 साल का शहीद किया गया था, तो क्या इस खानदान ने ये हुर्रियत की तहरीक छोड़ दी? यूसुफ शाह को कब से अंदर रखा हुआ है? यासीन मलिक को इस वक्त जिस तरह ट्रायल किया गया और जो सज़ा देना चाह रहा है, क्या किसी हुर्रियत के रहनुमा को, इस मकबूजा कश्मीर की मुसल्लह जदोजहद को दुनिया की हर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तंजीम ने लेजिटिमेट अक़वाम मुत्तहिदा में डिक्लेयर कर चुके हैं। लेकिन यासीन मलिक 1994 से अब तक मुसल्लह जदोजहद तर्क कर चुका है। क्या हिंदुस्तानी फार्मर प्राइम मिनिस्टर यासीन मलिक के साथ बैठते रहे? लेकिन हमारे मुल्क के तमाम कौमी इदारे, हमारी वजारत खारजा, पूरा मुल्क, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप, हुकूमत ने कहा कि हम यासीन मलिक की पुश्त के ऊपर खड़े हैं। तो मैं इस तिहाड़ जेल के अंदर किसी ऐसे आदमी को, ये कोई चोर डाकू है कि तू बंद जेल के अंदर ट्रायल कर रहा है, तो बुनियादी तौर पे कि यासीन मलिक के मुकदमे को हर जगह पे लड़ाया जाएगा। उसकी 10 साल की बच्ची जो इस्लामाबाद में है, वो 2 साल की थी जब लास्ट टाइम यासीन मलिक की गोद में बैठी है। वो 8 साल से अपने बाप के लम्स को तरस रही है और ये हुर्रियत रहनुमा को बंद जेल के अंदर ट्रायल करना चाह रहा है। तो बात यह है कि जिस मुल्क की माएँ, उनके अज़म को शिकस्त न दी जा सकती हो, ऐसी माएँ वहाँ पे है, ऐसी माएँ यहाँ पे है। मुझे ये बताएं कि ये हमें चैलेंज कर रहा है, ये जाके अभिनंदन, जिसको ये खुद, ये जिसका बाप खुद एयर मार्शल था, उसको इसने क्या इज्जत और तकरीम दी थी? तो ये चैलेंज करता है जिसकी बुनियादी तौर पे माशरे के अंदर अफरात और तफरीक, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, वो दलित के साथ क्या कर रहा है? कमबख्त, ये इंसान है। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ये अपनी ये जो चंद ग्लैमर मूवी दिखा के दुनिया को फतह करता है, उसके सनी देओल सारी दुनिया को फतह करके आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये ग्लैमर नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर इतनी अफरात और तफरीत है कि दलित किसी वादी से गुजर जाए, वो वादी नापाक है, वो किसी सड़क से गुजर जाए, वो सड़क नापाक है। ये कमबख्त पता नहीं
6000 साल से लेके, ये कहता है मेरा धर्म 6000 साल पुराना है, पर 6000 में तूने नहीं सीखा, कब सीखेगा, कब सुधरेगा? ये कौन सा धर्म है जैसे तुम्हें समझ आया? दुनिया के किसी और मुल्क ने अडाप्ट नहीं किया, किसी कौम ने अडाप्ट नहीं किया, सिर्फ इसको समझ आया। तो मैं आखिर पे थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन चूँकि नॉर्थ से आने के बाद यहाँ सेंटर में आपके साथ जज्बात शेयर करने की ज़रूरी थे। जो हमारे शोधा के हवाले से मैं तासीर भाई को मैंने कहा था यहाँ से हम कुछ अनाउंस नहीं करते, चूँकि ये हमारी एक वकार और हमारा शान है। ये माएँ, ये बुज़ुर्ग जिनके बच्चे अफवाज पाकिस्तान के अंदर अपनी शहादतें देते हैं, उनकी शहादतों के एक, चूँकि ये मौका कोई नहीं है कि उसकी हम डिटेल में जाएंगे, एक तो ये है कि हम सामने गोली खाते हैं, लेकिन शहादतों की कई किस्में हो सकती हैं। जब आपकी नीयत इस चीज़ के ऊपर हो कि मैंने शहीद होना और मुसलमान शहादत ढूंढता है, तो ये घराने, ये वकार का बाइस है। यकीनन यही वो घर है कि चूँकि शहादत का जो रुतबा और दर्जा अल्लाह पाक ने बयान किया है, उससे बढ़ के आगे कुछ नहीं रहता। और आपने खुद देखा कि कई शोधा आपको 65 के, 47 के किसी वजह से कब्र गिर गई, आपने अंदर देखा कि वहाँ पे जो शहीद हुआ था वो तरोताज़ा खून के साथ वहाँ पड़ा। मैं अभी रिसेंट आपको बताऊँ, हमारा एक जानने वाले उनके बच्चे की शहादत हो गई जद्दा में, तो वहाँ पे जन्नतुल मल्ला में उनकी ख्वाहिश थी कि उसकी तदफीन करवाई जाए। तो मैंने अपने दोस्त को रिक्वेस्ट की उसकी जन्नतुल मल्ला में तदफीन के लिए, वो मेरे साथ वीडियो उसके ऊपर थे, लिंक के ऊपर। जो वहाँ का गोरकुन था, चूँकि जन्नतुल मल्ला जैसे कब्रिस्तानों में कुछ अरसे बाद वो कब्र शिफ्ट करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है। वो गोरकुन बात कर रहा था, वो मुझे ट्रांसलेट करके कह रहे थे कि बाज़ कब्रें हम खोलते हैं तो उनके अंदर वो बॉडी एज इट इज़ होती है, उसको कोई चीज़ टच ही नहीं करती। ये वही होते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं। वली से मुराद ये है कि यहाँ पे कई वली बैठे होंगे। वलियों को उधर ना ढूंढो कि जो आपको वो जो माफूकुल फितर चीज़ें करके ये प्रैक्टिस करके हिंदू भी आपको ऐसे ऐसी शब्दाबाजियाँ दिखाता है, ये मदारी दिखाता है, वो वलायत नहीं होती, वो तसव्वुफ नहीं हुआ करता। जो नेक लोग होते हैं, तो यही बात मैं शोधा के हवाले से कर रहा था कि वो अपनी कब्रों के अंदर जिंदा होते हैं और अल्लाह पाक ने कहा कि वो उन्हें रिस्क देते हैं। तो शोधा के हवाले से मेरी तासीर भाई से बात हो गई है, वो खुद शोधा की फैमिलियों के साथ वो उनके साथ जो हमारी तरफ से होगा वो तकसीम करेंगे, उन तक पहुँचाएँगे। वो सब मैंने सारी उनके साथ बात कर लिया। जो हमारी माँ यहाँ बैठी हैं उनके हवाले से मैंने कहा था कि हमने भी शोधा की एक स्कीम शुरू की है, वो हाउसिंग यू, मैंने तासीर भाई से बात की। आखिर में ये जो आपके लाइलपुर वॉरियर्स के हवाले से मैं 50 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ। तो बाकी इतने तो साढ़ा होना जाना लगे रहता है, चूँकि मैं 4 साल तक मतलब पंजाब डायरेक्ट हुकूमत ही शामिल रहा। फैसलाबाद वास्ते भी कुछ ना कुछ मैं कंट्रीब्यूट किया है। जदों साढ़े बाद जो 17 कैमिकल वाले और साड़ी टैक्सटाइल के ग्रुप इतने बैठे होंगे, तो मैं एक चीज़ आखिर तक कहना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर तुहाडा अपना इलाका है, तुहाडा तुसीं उसनूं अपने घर का, अपने सहन का हिस्सा समझो। असीं आज़ाद कश्मीरी टूरिज़म में बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ लैके आ रहे हैं। अथॉरिटी बना ली है, 3-4 शोबे ऐसे हैं कि जिन्हें बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। मैं चाहूँगा पंजाब साढ़े मुल्क का ड्राइविंग फैक्टर है। इतने नहीं मैं कह रहा फैसलाबाद, मैं पाकिस्तान की जिस जगह से भी गया मैं क्या पंजाब ड्राइविंग फैक्टर है। पंजाब चलेगा तो मुल्क चलेगा। तो मेरे